In electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is independent of विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक किस चीज से स्वतंत्र हो In electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is independent of अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे ये बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी कोइल में हो रहा है तो अब उस कोइल में विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो रहा है और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो किस चीज से स्वतंत्र है किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को ऑप्शन क्या क्या दिए हैं चेंज इन द फ्लक्स टाइम रेसिस्टेंट ऑफ द सर्किट नन ऑफ द अबाउ आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ये एप्सिलॉन इक्वल माइनस डी फाई अपॉन में डी टी अब जब कोइल बोला है तो कोइल कोई ना कोई एन फेरे की होगी तो विद्युत वाहक बल इक्वल माइनस एन डी फाई बाई अपॉन में डी टी वैसे भी लेकिन एन की कोई बात नहीं कर रहा ऑप्शंस में तो हम एन को इग्नोर करेंगे अब विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं चेंज इन फ्लक्स अपॉन में टाइम या चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम दोनों बात सही है तो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करेगा टाइम पे करेगा बट रेसिस्टेंट ऑफ द सर्किट पे नहीं कर रहा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी रेसिस्टेंट ऑफ द सर्किट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेंज का नियम किसके संरक्षण को फेवर करता है या किसके संरक्षण की बात करता है फर्स्ट ऑप्शन है चार्ज सेकंड मोमेंटम थर्ड मास फोर्थ एनर्जी सोचो आई होप आपका आंसर आ गया होगा तो इसका आंसर होगा एनर्जी एनर्जी क्यों होगा क्योंकि बार मैग्नेट होती है ना तो उसमें द वर्क डन बाय बार मैग्नेट कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दैट्स व्हाई लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन कुछ समझ में आया बार मैग्नेट In electromagnetic induction, the induced charge in a coil is independent of. अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसी कोयल के बारे में पूछ रहा है कि उस In electromagnetic induction, the induced charge in a coil is independent of. अब डिफरेंस देखना जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो क्या बोल रहा था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कोइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वो बोल रहा था कि कोइल के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल किस चीज से स्वतंत्र होता है कोइल के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल किस चीज से स्वतंत्र होता है लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है किसी कोइल में प्रेरित चार्ज किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं चार्ज इन द फ्लक्स टाइम रेसिस्टेंट इन द सर्किट नन ऑफ द अबाउ सॉल्व करो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा तो इसमें भी हम बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे विद्युत वाहक बल वाले की एप्सिलॉन इक्वल माइनस डी फाई अपॉन में डी टी एप्सिलॉन क्या विद्युत वाहक बल जिसे हम क्या लिख सकते हैं आई आर तो अब क्या हो गया आई आर इक्वल माइनस डी फाई बाई अपॉन में डी टी आई को क्या लिख सकते हैं
Q अपॉन में T। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हुआ, क्यू आर अपॉन में टी इक्वल डी फाई अपॉन में टी। टी से टी कैंसिल आउट। हमें क्या पूछा है, इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में। तो क्यू इक्वल क्या हो गया, माइनस डी फाई अपॉन में आर। माइनस तो क्या अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है। हमें डायरेक्ट ये पूछा है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन पूछा जाता तो हम इसका आंसर माइनस, अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो हम इसका आंसर माइनस के आधार पे देते हैं। तो अब क्या फाइनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में आर। आर क्या है, रेसिस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो अब क्वेश्चन की बात करें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये चार्ज इन द फ्लक्स, चार्ज इन द फ्लक्स पे तो कर रहा है। रेसिस्टेंट इन द सर्किट, इस पे भी कर रहा है। फिर किस पे नहीं कर रहा, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टाइम। The magnetic flux through a circuit of resistant R changes by an amount delta phi in the time delta t. Then the total quantity of electric charge Q which passing during this time through any point of this circuit is given by। तो समझ में आया क्वेश्चन ने क्या बोला है, कुछ ही नहीं बोला। जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था ना, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, थ्योरी के फॉर्म में पूछ लिया था इंड्यूस चार्ज। इस बार क्या किया है, इस बार उसको फॉर्मूले पे पूछ लिया। तो ये तो हमने अभी किया है, सोल्व करो देखे क्या होगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है, सीधी सी बात है, डेल्टा फाइव अपॉन में आर। अब एक बात सोचो, ये तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तब हमने कर दिया। एग्जाम में आ जाए तो एक बात तो याद रखना, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए, ऑप्शंस को डिवाइड करने के लिए एक इजी ट्रिक होती है। क्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लो कि जो भी ऑप्शन दिए हैं, क्या वो वीमा के आधार पर सही जा रहे हैं, क्या डायमेंशन के आधार पर सही जा रहे हैं क्या। तो इसके अंदर हमने देखा, इसमें कई ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि इंड्यूस, पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व करके देखा था कि इंड्यूस चार्ज या जो भी चार्ज है, नहीं हाँ, जो इंड्यूस चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें तीन ऑप्शन तो ऐसे दिए हैं जो डायरेक्ट टाइम पे डिपेंडेंसी बता रहे हैं। वो कौन कौन से, ऑप्शन ए बी एंड सी। ए में क्या बोला है, डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी। हम जानते हैं इंड्यूस चार्ज तो टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं, गया ऑप्शन। क्यू, ये ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, क्यू इक्वल डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी इंटू आर। ऑप्शन बी भी गया, क्यों, क्योंकि टाइम पे तो डिपेंड करता ही नहीं, और ऊपर से आर पे डिपेंड करता है, बट समानुपाती के फॉर्म में नहीं। समानुपाती, ऑप्शन बी में क्या है, क्यू इक्वल डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी इंटू आर। हम जानते हैं टाइम पे तो डिपेंड करता नहीं है, और आर पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बता रहा है। डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट, वन अपॉन में आर के प्रोपोर्शनल में होता है, न कि आर के। ऑप्शन सी में क्या बोला है, माइनस डी फाइव अपॉन में डेल्टा टी प्लस आर, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी, ए की तो ऑप्शन था क्यू इक्वल डेल्टा फाइव अपॉन में आर। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया, एक तो हमने पहले किया था, अभी अभी किया था थर्ड ऑप्शन में। और सेकंड, इसके तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें भी डायरेक्ट हमें पता चल रहा है आंसर डी होगा। A cylindrical bar magnet is kept along the axis of a circular coil. If the magnet is rotated about its axis,
देन ऑप्शन ए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है जो कि सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के साथ रोटेट कर रही है। तो फिर इसमें पूछा गया है कि क्या इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा, क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उस सब की बातें की गई है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। ऑप्शन बी, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। ऑप्शन सी, ओनली एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। ऑप्शन डी, इन एन ईएमएफ एंड ए करंट बोथ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम डायग्राम से देखते हैं कि जो फाई क्या होगा। फाई होता है बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर मतलब कि बी और ए का ओरिएंटेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, अब यहाँ पर ये अलोंग द एक्सिस रोटेट कर रहा है बार मैग्नेट, किसके, जो हमारी सर्कुलर कॉइल है उसके। तो ना तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, मैग्नेटिक लाइंस पहले जितनी पास हो रही थी कॉइल से अब भी उतनी पास हो रही है, और एरिया वेक्टर भी नहीं हो रहा, एरिया वेक्टर भी चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होता कि अलोंग दी एक्सिस तो होती, लेकिन उसके साथ साथ हम इसे आगे या पीछे की तरफ मूव कराते तो हो सकता था कि, तो एक पॉसिबिलिटी थी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला, इसने बोला है सिर्फ कि अलोंग दी एक्सिस ही रोटेट कर रहा है, आगे पीछे मूव कराने का नहीं बोला है। तो हमारा एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, बार मैग्नेट के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी कांस्टेंट है, तो मतलब हमारा फाई कांस्टेंट है। जब फ्लक्स में चेंजेस ही नहीं हो रहा तो ईएमएफ भी जीरो है, और जब ईएमएफ विद्युत वाहक बल जीरो है तो विद्युत वाहक बल को आर, जब विद्युत वाहक बल ही जीरो है तो इंड्यूस्ड करंट भी जीरो होगा। मतलब आंसर क्या होगा, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। ऑप्शन बी है। अगर इसमें ये ऑप्शन होता, ये जो ऑप्शन बी है इसी में ये बात और ऐड कर देता कि बोथ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बोथ विल बी जीरो, तो फिर ये ऑप्शन भी सही हो जाता। अब ये तो था एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमारी बार मैग्नेट सर्कुलर कॉइल के अलोंग दी एक्सिस रोटेट कर रही थी। लेकिन जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, उसमें अलोंग दी एक्सिस तो होती है, लेकिन अलोंग, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें एक्सिस के परपेंडिकुलर बार मैग्नेट रोटेट करती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस वेरी करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि एक बार को एन पोल होगा, दूसरी बार को एस पोल होगा, एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल, नहीं। तो जो हमारा सेकंड केस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से फ्लक्स में चेंजेस जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्स में चेंजेस होगा जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट भी होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक रिंग इज अटैच्ड विथ द वॉल ऑफ ए रूम व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू इट द प्रोड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी। आई गिव यू 5 सेकेंड, इस क्वेश्चन को देखो और सोचो आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही हमें एक बात याद आती है, क्या,
इन क्वेश्चन में क्या होगा, इन क्वेश्चन में क्या होगा, पास आ रहा है तो आने मत दे, दूर जा रहा है तो जाने मत दे। बहुत फनी सी लाइन लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत यूज की है, बहुत काम देगी ऐसे क्वेश्चंस में। अब वो कैसे देगी, इस क्वेश्चन में एक बार मैग्नेट है जिसमें सीधी सी बात है दो पोल होंगे एस और एन। अब ये जो हमारी रिंग है, रिंग ही दी है ना, हाँ, अब ये रिंग की तरफ आ रही है, तो अब ये रिंग में क्या होगा, एक इंड्यूस करंट होगा, एक इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा, जनरेट होगा। अब वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब एन नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है रिंग की ओर, मतलब कि कुल मिला के ये मैग्नेट इसके पास आ रही है और जिसका नॉर्थ पोल रिंग की तरफ है। तो अब ये नॉर्थ पोल से आ रही है और इसमें रिंग में क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि ये जो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि ये इस बार मैग्नेट को रिपेल कर सके। अब बार मैग्नेट को रिपेल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इस रिंग को ऐसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करना होगा जिससे कि बार मैग्नेट इसकी तरफ ना आए या रिपेल हो पाए। जो कैसे होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट जनरेट करे। तो आ गया आंसर। ये क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, A metallic ring is attached with the wall of a room. When the north pole of a magnet is brought near to it, the induced current पूछा था किसने, रिंग में। क्या आंसर आया, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये था एक टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता, इसमें नॉर्थ पोल ना होकर यहाँ पर एस पोल होता रिंग की तरफ, तब क्या होता, तब रिंग में जनरेट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज होने से यहाँ पर एक काल्पनिक एस पोल जनरेट होगा जिससे कि वो बार मैग्नेट के एस पोल को रिपेल कर पाए। ओके, और अब ये तो क्या था, इसके पास आ रही है ये बार मैग्नेट। अब अगर यही बार मैग्नेट इससे दूर जा रही होती तब क्या होता, दूर जा रही होती तो फर्स्ट कंडीशन, दूर जाते समय अगर एन पोल इसके पास की तरफ है तो ये रिंग एस पोल को जनरेट करेगी ताकि उसे अट्रैक्ट कर सके और उसे दूर जाने से रोके। और अगर एस पोल है तो एन जनरेट करेगी। फाइनली ये सब एक ही बात है, एक ही लाइन याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में, पास आ रहा है तो आने मत दे, दूर जा रहा है तो जाने मत दे। क्लियर हो गया होगा आपको भी ये क्वेश्चन, हो गया क्या, हो गया हो तो कमेंट बॉक्स, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो लाइक बटन को हिट कर देना, और अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराने की ट्राई करूँगी। ओके, A coil having an area anode is placed in a magnetic field which changes from B node to 4V node in a time interval t. The EMF induced in the coil will be, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि चेंजेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, पहले कितना था बी नोड, बाद में क्या हुआ 4B नोड, तो मतलब चेंज कितने का आया 3B नोड का। और किस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है ये काम, एनोड एरिया में। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ईएमएफ का फिर से वही फॉर्मूला, एप्सिलॉन इक्वल माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। तो डी फाई को क्या लिख सकते हैं हम, बी ए, बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए है एरिया। तो एप्सिलॉन इक्वल माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, तो बी चेंज इन
एप्सिलॉन इक्वल माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय। तो समय हमें टाइम कितना दिया है टी, और फ्लक्स में परिवर्तन कितना आ रहा है, एरिया की वजह से तो आ नहीं रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से आ रहा है। तो बी टू माइनस बी वन इंटू ए नोट अपॉन में टी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस बी नोट इंटू ए नोट अपॉन में टी इक्वल 3 बी नोट ए नोट अपॉन में टी। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा था, तो आप लोगों को भी आता है ये क्वेश्चन तो सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कोइल इज गिवन बाय एन इक्वेशन फाई इक्वल 8t² प्लस 3t प्लस 5। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोइल एट द फोर्थ सेकेंड विल बी। ये क्या बोल रहा है कि चौथे सेकंड में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, फाई का मान दे दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, तो 8t² प्लस 3t प्लस 5 अपॉन में डी टी। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हम अवकलन, जिसका इसका अवकलन करने से क्या होगा, 16t प्लस 3 इक्वल 16t प्लस 3 इक्वल, ये किसका मान आया, एप्सिलॉन का, मतलब विद्युत वाहक बल का। अब ये कौन सा सेकंड की बात कर रहा है, ये कर रहा है फोर्थ सेकंड की बात। तो t की जगह 4 रखेंगे, तो 8 इंटू 4 प्लस 3 मतलब 64 प्लस 3 इक्वल 67। क्या आंसर आया, 67 यूनिट्स। यूनिट्स तो वीमा है, जिसे इसने यूनिट के फॉर्म में लिख दिया, वरना तो वोल्ट आ जाता यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग इन टू कोएक्सियल कॉइल्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू, द इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड, एंड ऑप्शन डी, द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, दो कोएक्सियल कॉइल्स है जिन्हें डी डिस्टेंस पे रखा गया था और दोनों में आई करंट फ्लो हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में उस डी डिस्टेंस को इंक्रीज करके 2d कर दिया गया, मतलब कि उसे डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, जो कोएक्सियल कॉइल्स थी उनमें फ्लक्स जनरेट होगा, और वो फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स में फ्लक्स डिक्रीज होगा। पहले अगर 5 फ्लक्स था तो 5 से कम फ्लक्स होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। अब डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो अब लेंज लॉ और फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो कोइल्स है उनमें आई इंड्यूस होगा। आई इंड्यूस क्या करेगा, उस फ्लक्स में परिवर्तन जो कि डिक्रीज के फॉर्म में हुआ है, कमी के रूप में हुआ है, उससे वापस से बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा, जब इनमें इंड्यूस करंट ज़्यादा हो, जो पहले आई धारा थी उसी की साइड में हो, मतलब कि आई डैश इक्वल आई प्लस आई इंड्यूस। तो आंसर क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंक्रीज। वाई, क्योंकि फ्लक्स में कमी आ रही है, जबकि लेंज लॉ और फेराडे लॉ क्या करते हैं, लेंज लॉ और फेराडे लॉ लेंज लॉ और फेराडे लॉ क्या कहते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन का अपोज करेगी इंड्यूस धारा। अगर उसमें कमी हो रही है तो इंड्यूस धारा इस तरह से होगी कि उसे वापस से इंक्रीज कर सके, और इसके लिए इंड्यूस धारा को जो पहले से सर्किट में धारा है उसी के डायरेक्शन में होना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, A copper ring is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet while it is passing through the ring is. अब इस क्वेश्चन को क्या कैसे समझेंगे हम, इसमें समझेंगे कि जो हमारे बार मैग्नेट है वो जी ग्रेविटी से, जो हमारी बार मैग्नेट है उसे वो ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल डाउन हो रही थी, लेकिन जो रिंग है, रिंग की वजह से उसमें कोई ना कोई रिटार्डेशन उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंड्यूस उसमें पोल जनरेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बार मैग्नेट क्या करेगी, उसके फ्लक्स में चेंजेस करेगी जिससे पोल जनरेट होंगे। अब वो जो कोई ना कोई पोल जनरेट होगा वो क्या करेगा, जो हमारी ग्रेविटी के कारण बार मैग्नेट फॉल डाउन हो रही थी उसे रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, मतलब कि उसका जो त्वरण है उसे घटाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? ताकि वो बार मैग्नेट को रिपेल कर सके। रिपेल करने के लिए अपोज में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो जी ग्रेविटी से पहले वो फॉल डाउन कर रही थी अब जी से नहीं करेगी, किसी जी डैश से करेगी। और जी डैश की वैल्यू क्या होगी? जी डैश इक्वल जी माइनस ए। ए क्या है? वो रिटार्डेशन जो रिंग में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण आया है, ताकि जो ताकि बार मैग्नेट उसकी ताकि बार मैग्नेट को रिपेल कर सके। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इस क्वेश्चन में? फर्स्ट दे रहा इक्वल टू डेट ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? लेस देन डेट ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने देखा कि यही आंसर है। कैसे? क्योंकि हमारा फाइनल आंसर क्या आया था? जी डैश इक्वल जी माइनस ए, तो लेस देन डेट ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन सी मोर देन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं, रॉन्ग है ये। ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द रिंग एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, फालतू बात है। ऑप्शन डी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्वायर कोयल 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया is placed perpendicular to a uniform magnetic field of intensity 10⁻³ Weber per meter square. The magnetic flux through the coil is options A 10 Weber, option B 10⁻⁵ Weber, option C 10⁵ Weber, option D 100 Weber। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल बी डॉट ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही बात सही है। और एरिया क्या है? ए। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना दिया है? 10⁻³ इंटू एरिया 10⁻⁻²। सॉल्व किया तो क्या आया? 10 वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल का आंसर क्या आया? 10 वेबर, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? वो हमें दिया गया है ऑप्शन ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कौन बताएगा? इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में कौन बातें करता है, कौन सा लॉ बातें करता है? तो वो ऑप्शंस क्या क्या दिए? फेराडेस लॉ, लेंस लॉ, मैक्सवेल लॉ और एम्पियर लॉ। फेराडे लॉ तो इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बातें करता है, इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, न कि डायरेक्शन के बारे में। लेंस लॉ ही है जो कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अब ये बताओ, मैक्सवेल लॉ और एम्पियर लॉ, अब इनका क्या यूज़ है? ये क्या करते हैं? मैक्सवेल लॉ है और एम्पियर लॉ है, इनके बारे में हम यहाँ मतलब इन शॉर्ट थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैक्सवेल लॉ में जो 4 इक्वेशंस दी गई है उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को डिस्क्राइब किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को।
ये तो ऑप्शन सी की बात हुई। अब है ऑप्शन डी, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ किसी वायर में आई धारा प्रवाहित करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की डायरेक्शन को रिलेट करता है। तो ऑप्शन डी भी क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाएगी? लेंस लॉ के द्वारा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सॉल्यूशन वाले पेज पे डिटेल में दिया है, तो आप उस पर ये देख लेना। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि जो कि आंसर में क्या बता रहा है, m1 L2 T-2 A-1। तो सॉल्यूशन वाले पेज पे इसका डिटेल में आंसर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस लॉ गिव्स। लेंस लॉ हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो अभी ये क्वेश्चन तो अभी हमने पहले भी देखा था, उसके अंदर आंसर गया था इंड्यूस ईएमएफ। तो अब इसमें क्या जाएगा, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, रॉन्ग, क्योंकि लेंस लॉ कभी भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता है, वो तो फेराडे लॉ करता है। अब ऑप्शन बी, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, इसका आंसर ऑप्शन बी ही है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों को चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन सी है, बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, रॉन्ग, क्योंकि लेंस लॉ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता, हमने अभी तो बोला। और ऑप्शन डी में भी ये मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेंस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब एक बात देखो, पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आंसर क्या गया था, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ गिव्स। अब जो हमें पहले क्वेश्चन दिया गया था उसमें आंसर क्या गया था, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ गिव्स बाय लेंस लॉ। और अब इसमें आंसर जा रहा है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें ये पूछा जाए कि लेंस लॉ गिव्स, और ऑप्शन में हो बोथ, और ऑप्शन में हो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। तो आंसर क्या होगा, वो जिसमें दोनों को ही ऑप्शन में दिया गया है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन वेबर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन वेबर, थर्ड ऑप्शन हेनरी एंड फोर्थ ऑप्शन एम्पियर पर मीटर। तो अब फॉर्मूला की बात करेंगे, फाई इक्वल क्या होता है, बी डॉट ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इनटू एरिया की मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया, वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हुई, वेबर। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। जो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। और जो हेनरी दी गई है, ये हेनरी किसकी है, हेनरी है, सोचो देखे, बताओ आप लोगों को याद है क्या? हेनरी है सप्रेरण गुणांक की, मतलब एल की है ये यूनिट। अब ये क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे का लॉ क्या होता है, उसमें होता है E=-d5/dt। अब बस उसे ही थ्योरी के फॉर्म में पूछ रहा है। अब ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द कोज
producing it. Option B, the magnitude of induced EMF produced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Option C, the direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing it. और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबाउ. तो हमारा फेराडे लॉ क्या था? E इक्वल माइनस डी, हमारा फेराडे लॉ क्या था? E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन में डी टी. तो ये क्या हुआ? ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी.